नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट रमेश जी का है, जो पेशे से एक ट्रक चालक है। तो चलिए अब यह कहानी रमेश जी के नज़रिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं और इन 10 सालों में मुझे ट्रक चलाने का काफ़ी अच्छा अनुभव भी हो चुका है। कई बार तो ऐसे घने जंगलों से भी गुजरा हूँ, जहाँ रात को मोबाइल का सिग्नल तो छोड़िए, अपनी ही सांसों की आवाज़ भी बेहद डरावनी लगती है और हर पेड़ के पीछे कुछ छिपा हुआ महसूस होता है। ऐसे ही एक सफ़र ऐसा भी था जिसने मेरी पूरी जिंदगी को अंदर से हिलाकर रख दिया। वो रात इतनी खौफनाक हो सकती थी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, आज मैं आपको उसी डरावनी रात की कहानी सुनाने जा रहा हूँ और यह भी बताऊंगा कि उस रात मेरे और मेरे खलासी पंकज के साथ क्या बीता था। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि कहानी को पूरा सुनोगे तो ही कहानी का मजा भी आएगा। ये बात आज से यही कोई 3 साल पहले की है। तब मेरे साथ मेरा एक खलासी हुआ करता था। उसका नाम पंकज था। पंकज एक सीधा साधा और भोला भाला अच्छा इंसान था। वो मेरी हर बात को मानता था। उम्र में मुझसे छोटा था, लेकिन हिम्मत और मेहनत में किसी से कम नहीं था। उस दिन मौसम बारिश का था, इसलिए सब लोग अपनी अपनी खटियां एक ढाबे के अंदर लेकर बैठे थे। सावन का महीना था और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाहर बिजली कड़क रही थी और तेज हवा के झोंके ढाबे के टिन के दरवाजे पर बार बार दबाव बना रहे थे। हम सब दोस्त लोग जो पेशे से ड्राइवर ही थे, मालिक की कंपनी में ट्रक चलाकर अपना गुजारा करते थे, बारिश के मजे लेते हुए चाय की चुस्कियों के साथ। शुक्रवार की रात में अक्सर सबकी छुट्टी होती थी और सभी लोग ट्रक कंपनी में जमा करके अपने अपने घर निकल जाया करते थे। लेकिन आज अचानक से बहुत भारी बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण हम सबको ढाबे पर ही रुकना पड़ गया। रात के वक्त बारिश के ऐसे डरावने मौसम में अगर भूत पिशाच की कहानियां आपस में ना छिड़े, ऐसा भला कैसे हो सकता है। एक एक करके सब ने अपनी जिंदगी में घटी या कहीं से सुनी सुनाई डरावनी कहानियां बतानी शुरू की। लेकिन जब बूढ़े चाचा ने बोलना शुरू किया तो सब चुप हो गए। उनकी खरखराती और हिलती हुई आवाज में उनकी जवानी की बातों को सुनने का मजा ही कुछ और था। सुनो दोस्तों, उन्होंने अपनी चारपाई पर थोड़ा आगे खिसकते हुए कहा, हमारे ड्राइवर लाइन में सबसे भयानक चीज है छलावा। अगर कोई ड्राइवर उस छलावे में फंस गया तो समझो उसकी जिंदगी का खेल खत्म। वो कभी बच ही नहीं सकता। चाचा, कभी आपको लगा है ऐसा छलावा? पंकज ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। हमारी बातें और हंसी झांक चल ही रहा था कि तभी टॉर्च की रोशनी के सहारे एक छाता लिए हुए हमारे मालिक हमारी तरफ आते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। हमारे पास आकर मालिक बोलने लगे, सुनो, खाना पीना हो गया होगा तो एक जरूरी बात करनी थी। किसी की इच्छा है रायपुर जाने की, एक बहुत जरूरी कंसाइनमेंट है, आज रात ही पहुंचाना है। मालिक की बात सुनते ही सबके मुंह उतर गए इस तूफानी रात में, और वह भी रायपुर के खतरनाक रास्तों पर जाने की हिम्मत कौन करता। कोई भी जाने को तैयार नहीं था। यह देखकर मालिक ने मेरी तरफ देखा और थोड़ी तारीफ करते हुए कहा, रमेश, मुझे पता है तू ही मेरा सबसे भरोसेमंद ड्राइवर है। यह काम सिर्फ तू ही कर सकता है। पार्टी बहुत बड़ी है और अगर माल सही सलामत वक्त पर पहुंच गया तो तुझे काफी इनाम मैं दूंगा। रकम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मेरी बेटी की शादी की उम्र हो रही थी और मैं उसके लिए पैसे जोड़ ही रहा था। यह रकम मेरे लिए बहुत बड़ी थी। लेकिन तभी बुढ़े चाचा बोल पड़े, मालिक क्यों इस लड़के की जान के दुश्मन बने हों? इस मौसम में रायपुर का रास्ता मौत को दावत देने जैसा है और आप तो जानते ही हैं, मेन हाईवे बंद है। उसे जंगल वाले रास्ते से ही जाना पड़ेगा, जो काफी खतरनाक इलाका है। उस रास्ते से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया है। रहम करो इस पर, इसके भी बाल बच्चे हैं। मालिक ने परेशान होकर कहा, चाचा मैं सब समझता हूँ,
लेकिन मेरी भी मजबूरी है। कंसाइनमेंट बहुत जरूरी है। रमेश, तू फिक्र मत कर। तू पुराना और समझदार ड्राइवर है, बस थोड़ी सावधानी बरतना। एक तरफ चाचा की डरावनी चेतावनी थी और दूसरी तरफ मुझे अपनी बेटी का भविष्य दिखाई दे रहा था। पंकज चुपचाप मेरी तरफ देख रहा था, जैसे वह मेरे फैसले का इंतजार कर रहा हो। मैंने एक लंबी सांस ली और दिल पर पत्थर रखकर बोल ही दिया, ठीक है मालिक, मैं जाऊंगा। बुजुर्ग चाचा ने अपना माथा पीट लिया। अरे नादान, क्यों मुसीबत सर पे ले रहा है? मालिक तो अपने ऑफिस में बैठकर पैसे गिनेगा। जान तो हमारी जाती है। मेरी बात मान और मना कर दे उसे। लेकिन मैं अब फैसला कर चुका था। पंकज ने भी कहा, उस्ताद आप जहां कहेंगे मैं चलूंगा। मालिक ने मुस्कुराते हुए मुझे कंपनी की रसीद और एडवांस के कुछ पैसे पकड़ा दिए और उठकर बारिश में अपनी ऑफिस की तरफ चलने लगे। जैसे ही मैं और पंकज ट्रक की तरफ बढ़े, चाचा ने मेरे पास आकर कहा, रमेश मेरी बात ध्यान से सुन। उस रास्ते पर अगर कुछ भी अजीब लगे, कुछ भी अनहोनी महसूस हो तो रुकना मत, और अगर रुकना भी पड़े तो ट्रक से नीचे मत उतरने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, यह लो। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी लोहे जैसी चीज निकाली जिस पर लाल धागा लिपटा हुआ था। यह मेरे गुरु ने दी थी। इसे अपने डैशबोर्ड पर रख लेना। कहते हैं यह हर बुरी नजर और बुरी बाधाओं से बचाती है। मैंने वह कील ले ली और उनका शुक्रिया अदा किया। हम दोनों ट्रक में चढ़ गए। हमेशा की तरह ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद मैंने पहले स्टीयरिंग व्हील पर माथा रखकर नमन किया। पंकज ने भी भगवान को याद किया। मैंने एक्सेलरेटर पर पैर दबाया और शुरू हो गया हमारा वह सफर जो शायद हमारी जिंदगी का आखिरी सफर भी हो सकता था, जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था। ढाबे पर बैठे चाचा हमें तब तक देखते रहे जब तक हमारा ट्रक अंधेरे में ओझल नहीं हो गया। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे वह पहले से जानते हों कि हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, काफी दूर चलने के बाद हम लोग शहर की जगमगाती रोशनी को पीछे छोड़कर उस हाईवे पर आ गए थे जो हमें हमारी मंजिल की तरफ ले जाने वाला हाईवे था। बारिश अब थोड़ी थम सी गई थी, लेकिन आसमान में अभी भी डरावने काले बादल वैसे ही छाए हुए थे, जैसे किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। ट्रक के केबिन के अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। सफर लंबा था और हमें सुबह होने से पहले उस खतरनाक जंगल वाले रास्ते को पार करना था। इसलिए मैं बिना रुके ट्रक को काफी तेजी से दौड़ाते जा रहा था। उस्ताद, आपको सच में लगता है कि हमें उस रास्ते से जाना चाहिए था? आखिरकार पंकज ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में एक अनजाना सा डर और हिचकिचाहट साफ महसूस हो रही थी। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हुए कहा, अरे पंकज, तू फिक्र क्यों करता है? ये सब बुढ़े चाचा की पुरानी बातें हैं। हम ड्राइवर लोग हैं, हमारा तो काम ही है खतरों से खेलना। बस नजर सीधी रख और दिल मजबूत रखना, और फिर देख, मालिक जी ने इनाम भी तो कितना अच्छा रखा है। तेरी बहन की शादी में काम आएंगे। मेरी बात सुनकर पंकज चुप तो हो गया, लेकिन मैं जानता था कि वह अभी भी अंदर ही अंदर डरा हुआ है। सच कहूं तो मेरे दिल के किसी कोने में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। बुढ़े चाचा की वो डरावनी बातें और उनकी आंखों में दिखी चिंता मेरे जहन में बार बार हलचल कर रही थी। मैंने मन को शांत करने के लिए डैशबोर्ड पर रखी भगवान की मूर्तियों को देखा और फिर उस लोहे की कील पर नजर डाला जिसे बुढ़े चाचा ने दिया था। उसे देखकर एक अजीब सी हिम्मत मिली। लगभग 4 घंटे लगातार ड्राइव करने के बाद हम लोग उस जगह पर पहुंचे जहां से रास्ता 2 हिस्सों में बंट रहा था। मुख्य हाईवे पर पुलिस की चेकिंग लगी हुई थी। ट्रकों और गाड़ियों की एक लंबी कतार दूर तक नजर आ रही थी। मैंने ट्रक को साइड में लगाकर एक पुलिस वाले से पूछा, भाई साहब क्या हो गया है? ये जाम क्यों लगा है? उसने जवाब दिया, आगे पहाड़ धंस गया है, पूरा मलबा सड़क पर आ गया है। 2-3 दिन तो आराम से लग जाएंगे इसे खुलने में। बेहतर है कि आप वापस चले जाओ या यहीं कहीं रुक जाओ। वापस जाना तो हमारे लिए मुमकिन ही नहीं था। मैंने अपनी नजर उस पतली अंधेरी सड़क की तरफ घुमाई जो घने जंगल के अंदर किसी सांप की तरह रेंगती हुई जा रही थी। यही वह रास्ता था जो हमें हमारी मंजिल तक जल्दी पहुंचा सकता था, या फिर मौत के मुंह में। सड़क के मुहाने पर एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का बोर्ड लगा था।
ट्रक की हेडलाइट की तेज रोशनी जब उस बोर्ड पर पड़ी तो मुझे उस पर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा हुआ नजर आया। बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, सावधान, आगे का रास्ता अत्यंत खतरनाक और सुनसान है। जंगली जानवरों का भय, और उसके ठीक नीचे किसी ने शायद कोयले या लाल पेंट से खुरदुरे अक्षरों में लिखा था, यह रास्ता शापित है, रात के समय इस पर सफर करना सख्त मना है। यह सब देखकर एक पल के लिए मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। बुढ़े चाचा की बातें सच होती नजर आ रही थी। पंकज ने भी उस बोर्ड को पढ़ लिया था और उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। एक तरफ डर था और दूसरी तरफ अपनी जुबान और जिम्मेदारी। मैंने मालिक को वादा किया था। मैंने उस बोर्ड को दोबारा देखा और फिर खुद को समझाया। हो सकता है किसी ने आसपास के गांव वालों को डराने के लिए या शरारत में यह लिख दिया हो ताकि लोग इस शॉर्टकट का इस्तेमाल ना करें। पंकज, डर मत, कुछ नहीं होगा, हम भगवान का नाम लेकर चलेंगे, बस हिम्मत रख, मैंने फैसला सुनाते हुए कहा और ट्रक का स्टीयरिंग उस अंधेरी सड़क की तरफ मोड़ दिया। दोस्तों, जैसे ही हमने अपना ट्रक उस सड़क पर मोड़ा, ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। माहौल एकदम से बदल गया था। घना जंगल दोनों तरफ से सड़क को ऐसे घेरे हुए था जैसे कोई दैत्य अपना मुंह फाड़े हमें निगलने को तैयार खड़ा हो। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं आपस में इस कदर उलझी हुई थीं कि उन्होंने ऊपर एक छत सी बना दी थी जिससे चांद की हल्की फुल्की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। माहौल काफी डरावना लग रहा था। हमारे ट्रक की हेडलाइट ही रोशनी का एकमात्र जरिया थी जो उस घने अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मोबाइल का सिग्नल तो कब का दम तोड़ चुका था। कुछ किलोमीटर अंदर जाने के बाद ही मुझे एहसास हो गया था कि यह रास्ता कोई आम रास्ता नहीं है। यहाँ एक अजीब सी वाली खामोशी थी। इतनी गहरी खामोशी में झींगुरों तक की आवाज तेजी से आ रही थी। हवा में एक अनजानी सी ठंडक और सड्डन जैसी गंध घुली हुई थी। मैं अपने डर को छिपाने के लिए पंकज से इधर उधर की बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आवाज भी लड़खड़ा रही थी। पंकज तो बस आंखें फाड़े कभी सड़क को तो कभी जंगल के अंधेरे को घूर रहा था। मैंने सोचा कि माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए रेडियो चला लूं। मैंने रेडियो ऑन किया। कुछ देर खरखराहट की आवाज के बाद एक पुराना दर्द भरा गाना बजने लगा। गाना सुनकर हम दोनों को थोड़ी राहत मिली। मैं भी स्टीयरिंग पर उंगलियों से ताल देने लगा, लेकिन गाना अचानक बीच में ही रुक गया और फिर कोई औरत गाने लगी। वो आवाज इतनी भयानक और बेसुरी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कांच पर नाखून रगड़ रहा हो। मैं घबरा गया और तुरंत रेडियो बंद कर दिया। केबिन में फिर से वही भयानक खामोशी छा गई। ये कैसी आवाज थी उस्ताद? पंकज ने कांपती हुई आवाज में पूछा। मैंने कहा, पता नहीं, शायद सिग्नल की कोई गड़बड़ी होगी। लेकिन मैं खुद भी जानता था कि यह सिग्नल की गड़बड़ी नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ अप्राकृतिक, कुछ भयानक। कुछ देर बाद फिर हमें वो आवाज दोबारा सुनाई दी। हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमारे चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। यह साफ था कि हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। हमने इस रास्ते पर आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। बुढ़े चाचा की चेतावनी एक भयानक हकीकत बनकर हमारे सामने साफ झलक रही थी और हम दोनों उस हकीकत के अंधेरे में और गहरे ढंसते जा रहे थे। दोस्तों, उस रेडियो से आती वो कर्कश और भयानक आवाज सुनकर हम दोनों की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वो गाना नहीं था, वो एक तरह की चीख थी जिसे शोर में गाने की कोशिश की जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेपनाह दर्द में तड़प रहा हो और अपनी उस तड़प को आवाज दे रहा हो। तभी मैंने घबराकर डैशबोर्ड पर हाथ मारकर देखा। रेडियो पूरी तरह से बंद था, लेकिन वो आवाज अभी भी लगातार आ रही थी। वो हमारे जहन के अंदर गूंज रही थी। पंकज डर के मारे लगभग रोने वाला था। उसने मुझसे कहा, उस्ताद, ये क्या हो रहा है? वो अपनी सीट से खिसक कर मेरे और करीब आ गया था। हिम्मत रख पंकज, हिम्मत रख, कुछ नहीं है, बस हमारा वहम है। मैं उसे दिलासा दे रहा था, लेकिन मेरी अपनी भी आवाज बेहद कांप रही थी। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं पाठ करता गया, वो आवाज धीरे धीरे कम होती गई और फिर एक समय पर पूरी तरह से बंद हो गई। केबिन में एक बार फिर वही मातम जैसी खामोशी छा गई।
लेकिन इस बार यह खामोशी पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। हम दोनों चुपचाप आगे बढ़ते रहे। मैं बस जल्द से जल्द इस मनहूस जंगल से बाहर निकलना चाहता था। हम मुश्किल से 2-3 किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे कि तभी हेडलाइट की रोशनी में मुझे दूर कुछ अजीब दिखाई दिया। सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जटाएं किसी बूढ़े साधु की दाढ़ी की तरह जमीन तक लटक रही थीं। लेकिन जो चीज अजीब थी वो यह थी कि उस पेड़ की एक मोटी डाल से एक साड़ी लटक रही थी। सफेद रंग की चमकीली साड़ी। इस घने वीरान जंगल में आधी रात को एक पेड़ से लटकती साड़ी। यह दृश्य अपने आप में बहुत अजीब और डरावना था। उस्ताद वो देखो, पंकज ने उंगली से उस पेड़ की तरफ इशारा किया। देख रहा हूं, मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी धीमी करते हुए कहा। हो सकता है आसपास कोई गांव हो और किसी की साड़ी तेज हवा में उड़कर यहां अटक गई हो। मैं खुद को और पंकज को तसल्ली देने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे हमारा ट्रक उस पेड़ के नजदीक पहुंचता गया, हमारा डर और भी बढ़ता गया, क्योंकि उस लटकती हुई साड़ी के ठीक नीचे जमीन पर एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। वही बच्चा जिसे मैंने और पंकज ने कुछ देर पहले सड़क पार करते और जंगल में भागते हुए देखा था। वही सफेद नंगा शरीर, सिर पर एक भी बाल नहीं। वो जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियों से खेल रहा था और उसकी पीठ हमारी तरफ थी। डर के मारे मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। ये कैसे हो सकता है? वो बच्चा तो जंगल में भाग गया था। वो यहां क्या कर रहा है? और इस वक्त, उस्ताद ट्रक रोको मत, प्लीज यहां से चलो। पंकज लगभग जोर से चीख पड़ा, लेकिन मैं जैसे सुध बुध खो बैठा था। मैं बस उस बच्चे को घूर रहा था। तभी जैसे उसे हमारे आने का एहसास हो गया हो, उसने खेलना बंद कर दिया और फिर बहुत धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन घुमाकर हमारी तरफ देखना शुरू किया। दोस्तों, काश वो कभी हमारी तरफ ना देखता। जैसे ही उसका चेहरा हमारी हेडलाइट की रोशनी में आया, हमारी चीख निकल गई। उसका चेहरा किसी बच्चे का नहीं था। आंखें उसकी कोई इंसानी आंखें नहीं थीं। आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे, जो अंधेरे से भी ज्यादा काले लग रहे थे। उसके होंठ नहीं थे, बस एक लंबा सा चीरा था जो कानों तक फैला हुआ था, और उस चीरे के अंदर से नुकीले छोटे छोटे दांत चमक रहे थे। वो हमें देखकर मुस्कुराया, और उसकी वो मुस्कान किसी भी इंसान के दिल में हमेशा के लिए दहशत भरने के लिए काफी थी। वह हमें देखकर मुस्कुराया और फिर किसी मकड़ी की तरह अपने चारों हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हुए तेजी से रेंगता हुआ उस बरगद के पेड़ के मोटे तने के पीछे अंधेरे में गायब हो गया। इस बार हम दोनों का डर हदें पार कर चुका था। मैंने बिना एक पल बिताए ट्रक के एक्सीलरेटर पर पूरा जोर लगा दिया। ट्रक गरजता हुआ आगे बढ़ा। पंकज ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं और जोर जोर से भगवान का नाम ले रहा था। मेरी नजरें सामने सड़क पर थीं, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उसी बच्चे के भयानक चेहरे पर अटका हुआ था। अब यह साफ हो चुका था, यह लुटेरों का कोई जाल नहीं था, यह हमारा वहम भी नहीं था, यह तो कुछ और ही था। यह वही छलावा, वही काला कलोटा था जिसके बारे में बुढ़े चाचा ने हमें चेतावनी दी थी, और अब हम उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे। हमें नहीं पता था कि हम इस जंगल से जिंदा बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। हर अगला मोड़ हमें मौत के और करीब ले जा रहा था। उस भयानक और बेहद डरावने बच्चे को देखने के बाद हम दोनों की जो हालत हुई, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मेरा तो पूरा शरीर कांप रहा था और ठंडे पसीने से तरबतर था। पंकज तो बस अपनी सीट से चिपका हुआ आंखें बंद करके लगातार हनुमान चालीसा बुदबुदा रहा था। मैंने ट्रक की रफ्तार इतनी बढ़ा दी थी जितनी उस उबड़ खाबड़ संकरी सड़क पर मैं बढ़ा सकता था। केबिन के अंदर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका था कि हम दोनों को अपनी ही सांसों की आवाज काफी तेज सुनाई दे रही थी। डर को कम करने के लिए मैंने जोर जोर से बोलना शुरू किया। कुछ नहीं है पंकज, बस थोड़ी दूर, और ये जंगल खत्म होते ही सब ठीक हो जाएगा। बस आंखें बंद रख और भगवान का नाम लेता रहा। लेकिन मैं खुद भी जानता था कि मैं सिर्फ उसे नहीं बल्कि अपने आप को भी बहला रहा था। तभी उस भयानक खामोशी को चीरती हुई एक और आवाज ने हमें चौंका दिया। ये एक गुर्राहट थी, किसी जंगली जानवर की नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा भयानक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे ट्रक के साथ साथ चल रहा हो
और वो आवाज हमारे कानों में फुसफुसा रही हो। हम दोनों ने डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखा और तभी अचानक वो हुआ जिसने हमारे बचने की सही उम्मीद को भी तोड़ दिया। ट्रक के हेडलाइट की तेज रोशनी में सड़क के ठीक बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे काले बाल खुले हुए हवा में लहरा रहे थे, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। वो बस एक बुत की तरह बिना हिले डुले वहां खड़ी थी। उस्ताद पंकज की चीख मेरे कानों में पड़ी। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर मारा। टायर चीख उठे और ट्रक एक जोरदार झटके के साथ उस औरत से कुछ ही दूरी पर रुक गया। मेरी सांसें अटक गई थीं। अगर एक पल की भी देर हो जाती तो वो औरत हमारे ट्रक के नीचे होती। ये कौन है और इस वक्त यहां? मैंने हाँफते हुए कहा। उस औरत ने धीरे से अपने चेहरे पर से बाल हटाए। उसका चेहरा, हे भगवान, उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद था, जैसे उसमें खून की एक बूंद भी ना हो। उसके चेहरे, हाथों और सिर पर गहरे घाव थे, जिनसे ताजा खून बहकर उसकी साड़ी को लाल कर रहा था। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी। वो पूरी तरह से सफेद थी और अंधेरे में चमक रही थी। वो हमें देखकर मुस्कुराई, वही भयानक मुस्कान जो हमने उस बच्चे के चेहरे पर देखी थी। और फिर इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते या कर पाते, वो हवा में धुएं की तरह घुल गई, जैसे वह वहां कभी थी ही नहीं। हम दोनों कुछ देर तक सन्न होकर सामने अंधेरे को घूरते रहे। ये क्या था? ये कौन था? हमारा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उस्ताद चलो यहां से, प्लीज उस्ताद चलो यहां से, पंकज रोते हुए गिड़गिड़ाया। मैं भी होश में आया। मैंने कांपते हाथों से फिर से ट्रक स्टार्ट किया और ट्रक को आगे बढ़ाया। अब मेरे मन में कोई शक नहीं रह गया था। हम किसी बहुत बड़ी अलौकिक शक्ति के चंगुल में फंस चुके थे। मैंने ट्रक को दौड़ाना शुरू कर दिया। हम उस जगह से, उस पेड़ से, उस औरत से जितना हो सके दूर चले जाना चाहते थे। मैंने घड़ी की तरफ नहीं देखा, लेकिन मुझे अंदाजा था कि हम कम से कम आधा एक घंटा तो चले ही होंगे। जंगल थोड़ा कम घना लगने लगा था और मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी कि शायद हम इस नर्क से बाहर निकलने वाले हैं। सुबह के 6 बज रहे थे। वो भयानक छलावा और वो वक्त का पहिया टूट चुका था। हम बच गए थे। हम दोनों कुछ देर तक हाँफते हुए एक दूसरे को देखते रहे। मैंने बिना एक पल बीताए ट्रक को गियर में डाला और उसे भगा लिया। हमने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। जब हम उस शापित घाटी से निकलकर मुख्य हाईवे पर पहुंचे तो उगते हुए सूरज की सुनहरी धूप ने हमारा स्वागत किया। वो धूप हमें किसी वरदान जैसी लग रही थी। मैंने ट्रक को सड़क के किनारे रोका और हम दोनों नीचे उतरकर जमीन पर ही बैठ गए। हम कांप रहे थे, लेकिन हमारी आंखों में जिंदा बच जाने की खुशी के आंसू थे। हमने अपनी मंजिल पर माल पहुंचाया, सेठ जी से इनाम लिया, लेकिन उन पैसों में अब हमें कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। वापसी पर जब हम उसी ढाबे पर रुके तो बुढ़े ने चाचा हमें देखकर दौड़ते हुए आए। हमारे चेहरों पर का खौफ देखकर वो सब कुछ समझ गए। तुम लोग वहां से जिंदा वापस आ गए। उनकी आवाज में हैरानी थी। मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। सब ड्राइवर हमें घेर कर खड़े थे और खामोशी से हमारी दास्तान सुन रहे थे। उस दिन के बाद मैं और पंकज हमेशा के लिए बदल गए थे। हमें समझ आ गया था कि इस दुनिया में वो चीजें भी मौजूद हैं जिन्हें हमारी आंखें देख नहीं सकती, लेकिन महसूस कर सकती हैं। दोस्तों, मेरी इस कहानी का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि सड़कों पर कभी कभी सुनी सुनाई बातें और चेतावनियां सिर्फ वहम नहीं होती। कभी कभी विश्वास और हिम्मत ही अंधेरे से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। और हमेशा याद रखना, अगर आप सही हो तो कोई भी बुरी ताकत आपको हरा नहीं सकती। बस हिम्मत मत हारना। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां हम आप तक पहुंचा सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ।